Hello, friends. So, let us start our new topic that is India's defense system. बट सबसे पहले हम एक बात करेंगे. अच्छा, आप लोगों को डिफेंस सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा. हम लोगों के यहाँ तीन फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. सो सभी को होप होता है कि बड़े होके क्या करना है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, किसी को नेवी में जाना है. सो मैनी चेंजेस वी हैव सीन. बट अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस में कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम किस तरह का है, क्या क्या चेंजेस है, क्या नई चीज़ें उसमें हो रही है. तो ये सारी चीज़ें, अभी सिंपल से एग्जांपल देखिए, अभी हमने लास्ट ईयर ही राफेल फाइटर प्लेन्स मंगाए राफेल के, राइट, रशिया से जो डील हुई थी उसमें. तो ये हमारे डिफेंस सिस्टम में ही इंक्लूड होता है. सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, इंडियाज डिफेंस सिस्टम पार्ट फर्स्ट. सो लेट अस रिवाइज. फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं. हमने इससे पहले दो चैप्टर पढ़े. दोनों चैप्टर में हमने पहले चैप्टर में पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पढ़ा, राइट. इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसे कैसे थी, क्या क्या एप्लीकेबल था, तो वो हमने पढ़ा. वी हैव नाउ अंडरस्टूड दैट द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड डिफेंस फॉर फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन एंड इंटरनल अनरेस्ट एंड कीपिंग द बॉर्डर्स सेफ. अब देखिए, हमने देखा कि इंटरनल अनरेस्ट कैसा है, बॉर्डर की सेफनेस के लिए क्या होता है. फॉर दिस एवरी नेशन क्रिएट अ डिफेंस सिस्टम. हर देश का अपना अपना डिफेंस सिस्टम होता है. जैसे हमारे इंडिया का है, अमेरिका का, यूएसए का, ऑल मीन्स जो भी है, उनका खुद का डिफेंस सिस्टम है. पाकिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, या फिर चाइना हो गया. ओके. फॉर दिस एवरी नेशन क्रिएट अ डिफेंस सिस्टम एट द नेशनल लेवल. और सारे डिफेंस सिस्टम कैसे, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू होती है. ओके. सो इंडिया हैड ऑल्सो क्रिएटेड सच अ सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड स्टडी द चैलेंजेस इट फेस. अब देखिए, इंडिया का भी खुद का एक डिफेंस सिस्टम है. वो डिफेंस सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरह से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उनका नेचर किस तरह से. तो ये सारी चीज़ें हम हमारे डिफेंस सिस्टम में पढ़ेंगे. तो हमारा पहला मुद्दा जो है, व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी. अब नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है. ओके. द इंटरनेशनल सिस्टम इज मेड अप फॉर सोवरिजन नेशंस. अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो ये एक सिस्टम है पूरा जो नेशंस से बनाया जाता है. इवन इफ दे कॉपरेट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट रहते हैं, मीन्स एक दूसरे को मदद करते हैं, कह सकते हैं ना, एक दूसरे के कॉपरेशन में साथ काम करते हैं. समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर सोवरिजन नेशंस. देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस ओवर बाउंड्रीज, और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज बिटवीन देम ओवर वाटर शेयरिंग. अब देखिए, अभी देखा जाए तो अभी रिसेंट का मुद्दा देखिए, चाइना पानी का जो सिस्टम था उन्होंने बंद करने की कोशिश की. मीन्स ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे डिस्प्यूट्स, मीन्स कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती है. जैसे अभी चाइना का हमारे बॉर्डर के ऊपर से हुआ था, देखिए, पाकिस्तान में घुसपैठिए की. इस तरह के बहुत से छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये इमरजेंसीज लागू होती है, या फिर जो कुछ भी है वो शेयरिंग होता है. ओके. Some other reasons for conflict could be not following the terms of international territories, consultant competing against each other, and infix ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज. अब रिफ्यूजीज जो दूसरे देश से हमारे इंटरनल मीन्स घुसते हैं, या फिर इस तरह से नेबरिंग कंट्रीज के बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसे हम देख सकते हैं, टेरिटरीज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. वेन एवर सच अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ interest arise between nation, it is sought to be resolved by a compromise and discussion. But when each support are not enough to resolve the conflict, a nation a nation may even think a war. और अगर ये डिस्कशन या कॉम्प्रोमाइज से ये जो मुद्दे सॉल्व नहीं होते, रिसॉल्व नहीं होते, तो इसका लास्ट जो होता है थिंकिंग लेवल होता है नेशन का, कि वो एक वॉर में कन्वर्ट होता है. ओके. व्हेन अ नेशन अटैक्स अनदर एंड चैलेंज द sovereignty of the latter, it endangers the security of nations. और इसी वजह से क्या होता है, जब अटैक होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किसके लिए होता है, सिक्योरिटी जो होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी, जैसे हमारी एलओसी बॉर्डर हो गई, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये ज़्यादा हानिकारक कहलाती है. Such challenges are created due to the military power of aggressive nation. In any situation, a nation first duty and responsibility is to keep the security system always well prepared and ready. This is called as national security. अब देखिए, कोई भी देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो भी है वो किस तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए, किस तरह से रेडी होनी चाहिए, हर तरह के इक्विपमेंट्स उनके पास होने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सारी की सारी तैयारी नेशन की
हमेशा वो उनकी पहली ड्यूटी कहलाती है कि उनकी सिक्योरिटी लेवल कैसा है, सिस्टम कैसा है, कैसे प्रिपेयर रहता है, किस तरह से फौजी तैयार रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें नेशनल सिक्योरिटी में देखने को मिलती है। नाउ कैन यू टेल सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड contradictory national interest in the context of India and our neighboring nations। अब देखिए, आपको ये एग्जांपल ये देना है कि किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट जो दूसरे देशों के साथ रिलेट में है। तो दिस इज योर एक्टिविटी। ओके, वे टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी का मार्ग कह सकते हैं या रास्ता कह सकते हैं, वे कह सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द ज्योग्राफी। अब हमारी जो ज्योग्राफी है, देखिए आपने ज्योग्राफी में बाउंड्री लाइंस देखी है, हमने हमारी सीमाएं देखी है, तो ये रिलेटेड किससे होती है नेशनल सिक्योरिटी? हमारी बॉर्डर लाइन से। जैसे कि एलओसी कारगिल हो गया, एलओसी ये जो हमारी लाइन ऑफ बॉर्डर है, या तिब्बतियन दीवार है, तो ये सब क्या है? तो ये हमारी जोग्राफिकल सिचुएशन है सारी। ओके, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज मोर लाइकली टू बी एंडेंजर बाय नेशन हु आर जोग्राफिकली क्लोजर। अब देखिए, अभी हमारी चाइना के साथ क्लोज बाउंड्री है जोग्राफिकल देखा जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ इंडेंजर्स चालू ही रहता है। अभी देखिए चाइना के साथ हमारा बीच में घुसपैठिए हो रहे थे। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती रहती है। अ नेशन मस्ट असेस दैट ट्रीट्स टू इट्स जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द सोर्सेज ऑफ दैट थ्रेट। तो यही सबसे ज़्यादा खतरनाक कहलाती है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट at bay, the nation has to increase its military might. The nation has to use modern technology to predicate the threat, to build weapon systems and modernize and update the defense forces। अब देखिए, मॉडर्नाइज डिफेंस सिस्टम में नए नए सिस्टम्स, नए नए लड़ाकू विमान, ये सब। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया राफेल के बारे में, हमने 5 राफेल फाइटर प्लेन्स खरीदे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी मिलिट्री सर्विसेज को किस तरह से डेवलप किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, उनमें किस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, तो ये सारी चीज़ें अपडेट की जाती है डिफेंस फोर्सेस में। रिसॉल्विंग conflict by taking recourses to war in order to safeguard national security bring internal peace into danger। अब देखिए, सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी जो भी है कैसे होता है? रिसॉल्व करते हैं जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए और किस तरह से आपसी शांति बनाए रखने के लिए। Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat to their national security। और एक दूसरे की मदद भी करते हैं देश, जो भी नेशंस है वो एक दूसरे की मदद। थिंक एंड सजेस्ट, ऑल कंट्रीज आर नॉट at par with respect to military might in such a situation, what need to be done to implement a policy of arms control। अब आर्म्स कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी को फॉलो में लाना चाहिए, तो ये भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ओके, नाउ लुक एट द पेज नंबर 73। ओके, डू यू एग्री? अब आप एग्री हो के नहीं इन चीज़ों के लिए? नेशंस एंटायर इनटू आर्म रेस विद अदर इज एन एफर्ट टू इंक्रीज देयर मिलिट्री माइट। अब नेशंस एक दूसरे के साथ फोर्स में, ऐसे एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलता है, रेस चलते कि हमारी मिलिट्री सबसे बेहतर है या तुम्हारी आर्म फोर्स बेहतर है। आर्म रेसेस लीड्स टू फर्दर इंक्रीज द सेंस ऑफ insecurity। This sense of insecurity further increase the threat of national security। In order to avoid this danger, we need arm control, not an arm race। हमें आर्म्स कंट्रोल करने में, जैसे कि हथियार, जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, कि सेकेंड जो से वॉर हुआ था उसमें हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, उस वजह से क्या हुआ? उस वजह से आज तक वहाँ पे हानि है, आज तक वहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के आर्म्स को कंट्रोल में रखने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें रेस में नहीं दौड़ना है, तो हमें उन चीज़ों को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, उसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दिस इज योर होमवर्क। ओके, रीड दिस पैसेज एंड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 2। नाउ लुक एट द इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम। अब इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? तो इंडिया में 3 सिक्योरिटी सिस्टम हमने देखे। इंडिया डिफेंस स्ट्रक्चर क्या है? तो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, ये 3 सिक्योरिटी सिस्टम्स हमने जो देखी है। Okay, now India security system include in the army, the navy and the air force। अब ये 3 जो हमारे हैं, ये सबसे अहम भाग है हमारे डिफेंस के, सबसे अहम भाग कहलाते हैं। Sorry। The responsibility of processing the geographical boundaries is on the army, whereas the navy protect the coastline। The air force is in charge of protecting Indian airspace। अब देखिए, अब जो भी आर्मी फोर्सेस है, आर्मी फोर्सेस क्या है? हमारी आर्मी जो भी है वो हमारी बाउंड्री लाइंस को संभालती है। जैसे कि कारगिल हो गया, एलओसी हो गया, तो ये जो भी है, राजस्थान है, बाड़मेर है, ये जो बाउंड्री लाइंस है, यहाँ पे आर्मी फोर्सेस रहती है, वो वहाँ का सारा
जो भी है वहाँ का सेफगार्ड है, वो वहाँ की सारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे कोस्ट लाइन को कौन प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि समुद्री मार्ग, तो हमारी नेवी है। नेवी सबसे अहम भाग है जो समुद्री मार्गों को संभालती है, वहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। और जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स क्या है, एयरबेस से रिलेटेड होती है, मीन्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होती है। तो जो एयरफोर्स सिस्टम है, जो हमारा एयरफोर्स एरिया है, वो एयरफोर्स है, वहाँ पे सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह उनको सिक्योरिटी दी जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल ऑल थ्री फोर्सेस, और ये सारे कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है। अब अगर देखा जाए तो हमारे डिफेंस के अभी मिनिस्टर कौन है, सो लेट अस चेक आउट हु इज अवर डिफेंस मिनिस्टर। देखिए, अब हमारे डिफेंस के सबसे पहले अगर देखें 13 मार्च 2017 में मनोहर पर्रिकर थे, राइट। देन उसके बाद अरुण जेटली थे 3 सितंबर 2017 में। उसके बाद निर्मला सीतारमन, वो 31 मई से 2019 तक थे। और अभी राजनाथ सिंह जो है इन कैबिनेट में है वो अभी। सो दिस वे वी हैव टू। अभी हमारे जो मंत्री है मीन्स इस कोविड केस में, तो ये हमारे राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्रालय में है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन है हमारे डिफेंस के मिनिस्टर। तो मैंने आपको जिस तरह से लिस्ट बताई डिफेंस मिनिस्टर्स की, कि सबसे पहले मनोहर पर्रिकर जी थे, फिर उसके बाद अरुण जेटली जी थे, फिर निर्मला सीतारमन जी थी, फिर उसके बाद अभी राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस के मिनिस्टर है। तो इन तीनों चीज़ों के मीन्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का जो भी कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के हाथ में इनका पूरा कंट्रोल होता है। द इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी बिग, हमारी जो आर्मी सिस्टम है वो सब बहुत बड़ी आर्मी सिस्टम है। इट इज़ द वर्ल्ड सेवेंथ लार्जेस्ट, हमारे देश की मीन्स जो इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी वो देश में 7वें नंबर पे। इट चीफ इज नोन एज द जनरल, और जो उनके चीफ होते हैं उन्हें जनरल कहा जाता है। जो चीफ ऑफ नेवी इज नोन एज द एडमिरल, और जो नेवी के होते हैं उन्हें एडमिरल कहा जाता है। वाइल द चीफ ऑफ एयरफोर्स इज नोन एज अ एयर चीफ मार्शल, और जो एयरफोर्स में होते हैं उन्हें एयर चीफ मार्शल, जो सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं उन्हें एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। ओके, सो दीज थ्री चीफ्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये तीनों के तीनों कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन तीनों को भी। फाइंड आउट सो एज टू अंडरस्टैंड मोर व्हाट इज अ मिलिट्री रेगमीज, डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन सच रेगमीज। अब आपको मिलिट्री फोर्स क्या है, उसकी रेगमीज क्या है, ये पता करना है। और और डेमोक्रेसी में इसका क्या इम्पोर्टेंट है। शासन, जिसे हम कहते हैं कि शासन किस तरह से है, और डेमोक्रेसी में इसका क्या प्रभाव है, मीन्स वो सब हमें देखना है। ओके, नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। अब जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के। द डिफेंस फोर्सेस के नॉट टेक एनी डिसीजन, और डिफेंस फोर्स में कोई भी चीज का डिसीजन वो लोग खुद नहीं ले सकते जब तक प्रेसिडेंट उन्हें ऑर्डर नहीं करते हैं। ओके, देन अबाउट वॉर और पीस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज द लेटर रिप्रेजेंट द सिविल पावर। देखिए, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। इन अ डेमोक्रेसी सिविल लीडरशिप एज अ कंसिडर सुपीरियर टू द मिलिट्री लीडरशिप। और तो और देखिए, डेमोक्रेसी में सिविल लीडरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है मिलिट्री लीडरशिप से। ओके, many measures are taken so that all three defense forces in India security systems are adequately modernized. अभी अगर सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी अगर देखा जाए तो जो डिफेंस सिस्टम है वो उसे बहुत अलग अलग तरीके से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जैसे अभी एग्जांपल आपको बताया था राफेल का, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हमने बहुत सी चीज़ों का देखा है। फॉर दिस सम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन
सेट अप, और इसी वजह से बहुत सारे नए रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ये हुए हैं, हुए हैं। तो ओके, मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो बीन सेट अप इन आवर कंट्री टू ट्रेन द पर्सनली ऑफ ऑल रैंक्स ऑफ आवर डिफेंस। अब ऑल रैंक डिफेंस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, कोर्सेज भी है। ओके, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल द नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। अब अगर आप लोगों को पता है कि आफ्टर 12th या आफ्टर 10th भी बच्चे एनडीए ज्वाइन करते हैं, एनडीसी ज्वाइन करते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेजेस जो है दिल्ली में है, एनडीए जो पूना में सबसे बड़ी कॉलेज है। तो लोग डिफेंस में जिन्हें जिन्हें इंटरेस्ट होता है कि आई वांट टू गो इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सो दे हैव टू जॉइन द एनडीए और एनडीसी। तो इस वजह से उन्हें डिफेंस के नॉलेज के बारे में पता चलता है, जो जो कुछ भी है। सो गॉट इट सो मेनी थिंग्स। ओके, देन मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होती है? ओके, सो वी हैव सीन द पैरामिलिट्री फोर्सेस। देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। अब ये पैरामिलिट्री जो होते हैं वो डिफेंस को हेल्प करते हैं फोर्सेस में। देखिए ये सारे के सारे जिन्हें कहा जाता है पैरामिलिट्री। जैसे अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है पैरामिलिट्री सैनिक, मीन्स जो कह सकते हैं ना कि किस तरह से उन्हें ये दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है। या फिर देयर आर अ पैरामिलिट्री फोर्स टू हेल्प द डिफेंस फोर्स इन इंडिया। दे आर नाइदर कंप्लीट मिलिट्री फोर्सेस नॉर कंप्लीटली सिविल फोर्सेस, मीन्स वो पूरी तरह से सिविल भी नहीं होते हैं और डिफेंस भी नहीं होते हैं, उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है। ओके, hence, they are called paramilitary forces. Their main task is to help the defense forces, the border security forces, coast guards, Central Reserve Police Force, Rapid Action Forces are some of the military forces. मीन्स ये लोग वो होते हैं जैसे कि ये क्या करते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं, मीन्स उन्हें हेल्पिंग हैंड होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से सिविल फोर्सेस, सिविल भी नहीं होते और मिलिट्री भी नहीं होते हैं, मीन्स कह सकते हैं ना मिक्स मिक्स कॉम्बो जिसे कहा जाता है। ओके, और वो क्या करते हैं, सारे जो भी हैं हमारे मिलिट्री सर्विसेज में उन्हें हेल्पिंग हैंड होते हैं। द पैरामिलिट्री फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट लोकेशन लाइक रेलवे स्टेशन, ऑयल डेपो, वाटर रिजर्व एक्सेट्रा। अब जैसे कह सकते हैं कि उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कहाँ होता है, जैसे कि हमारे रेलवे स्टेशन है, रेलवे पे देखिए आपने गार्ड देखे होंगे, उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंक्लूड किया जाता है। जो रेलवे स्टेशन पे जो खड़े रहते हैं वो गार्ड्स होते हैं, जिन्हें पैरामिलिट्री में कहा जाता है। देन स्टेशन ऑयल, रेलवे स्टेशन हो गया, ऑयल डिपो हो गया, वाटर जहाँ पे होता है वो तो वहाँ पे उन्हें खड़ा किया जाता है। द पैरामिलिट्री फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट लोकेशन लाइक रेलवे स्टेशन, ऑयल डिपो, वाटर रिजर्व एक्सेट्रा। सिमिलरली दे प्ले अ रोल इन अ मैनेजमेंट ऑफ अ डिजास्टर, वेदर नेचुरल ऑफ अ मैन मेड। और तो और भूकंप के समय भी जिनका जो लोगों की मदद करते हैं, जनता की मदद करते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। द रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोटेक्ट टू कंट्री इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरिंग पीस टाइम ऑल्सो रेस्ट एट द पैरामिलिट्री फोर्सेस। और अब जब इंटरनेशनल पीस बॉर्डर का जो मसला खड़ा होता है तो उस टाइम भी उनका सहभाग होता है। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस परफॉर्म टास्क लाइक क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ अ पीपल लिव इन एरिया नियर द बॉर्डर, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, पेट्रोलिंग द बॉर्डर एक्सेट्रा। और देखिए अब जो भी बॉर्डर के आसपास रहते हैं, जैसे स्मगलिंग होता है, पेट्रोलिंग के लिए जो लोग होते हैं, प्रिवेंट किया जाता है बॉर्डर को, तो वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। द कोस्ट गार्ड हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इंडियन ओशन बॉर्डर। द कोस्ट गार्ड द कोस्ट गार्ड carries out tasks like protecting the finishing occupation with the Indian maritime borders, preventing smuggling along sea routes etc. और जो समुद्री मार्ग से भी स्मगलिंग की जाती है उन पे भी उनका कंट्रोल होता है। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और जो लॉ एंड ऑर्डर है उन्हें भी मेंटेन किया जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो हमारी उनको भी मेंटेन किया जाता है। द रैपिड एक्शन फोर्स परफॉर्म द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग पीपल्स लीव्स इनटू नॉर्मली
by moving in a quickly in incident of the threat of a national security such as a bomb blast or a riots. अब जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जैसे कि 26/11, अगर आपने देखा होगा कि 26/11 का हुआ, तो वहाँ पे ऐसे एक्शंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. ओके. The National Cadet Corps (NCC) has been established with the purpose of installing among students the love of a discipline and military training. Boys and girls students from school, college can join the NCC. अब ये NCC किस लिए स्टार्ट हुई थी कि जो बच्चों को मीन्स मिलिट्री या मिलिट्री डिसिप्लिन उन्हें प्यार होता है या फिर उन्हें इच्छा होती है, तो उनके लिए एनसीसी, जो एनसीसी कैडेट होते हैं उन्हें ज्वाइनिंग की स्कूल्स कॉलेजेस हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अच्छे से टीच किया जाता है. नाउ होम गार्ड. अब होम गार्ड क्या होते हैं? दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही चली आ रही है पोस्ट गार्ड सिस्टम. सिटीजन कैन ज्वाइन द होम गार्ड एंड असिस्ट इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री. Any citizens, man or woman between age of a 25 to 35 year can join the home guard. अब देखिए, उम्र भी दिया उन्होंने, 20 से 35 साल की उम्र में कोई भी लेडी या जेंट्स इस होम गार्ड को ज्वाइन कर सकता है. नॉट लाइक अ मिलिट्री फोर्स, नॉट लाइक पुलिस फोर्स, इट्स लाइक सिंपल उनसे कनेक्टेड होता है. द फोर्स हैज फॉलो द टास्क मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, supply of milk, water and other essential services during riots or a strike, to regular traffic, to help people एट द टाइम ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. और ये होमगार्ड का कर्तव्य क्या होता है कि जब भी कुछ हानि, जनहानि होती है, जैसे कि अभी देखिए आपने देखा होगा कोल्हापुर में पिछली बार बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के दरमियान यहाँ पे होमगार्ड्स को भेजा गया, उनके द्वारा उन लोगों, वहाँ की जनता की मदद करना, उन्हें खाना पहुँचाना, जहाँ पे अगर डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक होता है, तो वहाँ पे ये लोग जाके उन जनता की मदद कार्य करते हैं, तो उन्हें होमगार्ड कहा जाता है. इन अवर सेकेंड पार्ट वी हैव सीन द चैलेंज टू इंडियन सिक्योरिटी, देन ह्यूमन सिक्योरिटी, challenges to human security. So ये हमारे सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे. When you like my video, share with your friends. Thank you very much.